दोस्तों, आपके मोबाइल, लैपटॉप या किसी और डिवाइस तक कैसे पहुंचता है इंटरनेट? क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है दुनिया भर में इंटरनेट का जाल कैसे फैला हुआ है? आखिर कैसे दुनिया भर के लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं? केबलों के निर्माण में कौन कौन सी तकनीकियां इस्तेमाल होती हैं? क्या इंटरनेट के लिए कहीं केबल बिछाई गई है? अगर हाँ तो कहाँ बिछी है? ये केबल और कितनी दूर तक बिछाई गई है? दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी जान वाली होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप यह जान पाएं कि हम जितनी आसानी से अपने मोबाइल, लैपटॉप आदि में इंटरनेट की सहायता से सभी काम कर पाते हैं, वास्तव में वो इंटरनेट हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोड होते ही मिल जाए। दोस्तों, आज का दौर आधुनिक दौर है। दुनिया की लगभग पूरी आबादी इंटरनेट से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। यहाँ मनोरंजन से लेकर काम करने तक के लिए इंटरनेट सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लेकर ऑफिस के कामों तक, मनोरंजन के लिए मूवी से लेकर बच्चों के होमवर्क के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कुल मिलाकर इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। ऐसे में ज़्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इंटरनेट हम तक आता कैसे हैं, कैसे दुनिया भर में सभी लोग इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। जानते हैं कि आखिर हम तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है। इंटरनेट के लिए हज़ारों मीटर नीचे बिछा है इंटरनेट केबल्स का जाल। दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम अपने चारों ओर इंटरनेट केबल्स के बिछे हुए जाल को देखते हैं। कई तरह के बॉक्स भी इंटरनेट सुविधा के लिए लगे होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महज एक छोटा सा हिस्सा है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। वास्तव में इंटरनेट कनेक्शन, डाटा ट्रांसफ़र और इंटरनेट स्पीड के लिए केबल्स का असली जाल तो समुंदरों में हज़ारों मीटर नीचे बिछा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, समंदर में गहराई पर बिछे हुए केबल्स के जाल के द्वारा ही पूरी दुनिया को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाती है। समुद्र के नीचे बिछे केबल्स के जरिए ही वर्चुअल कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है। समंदर के अंदर से होकर गुजरने वाले इन केबल्स को अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स कहते हैं। ये समंदर में कई हज़ार मील तक फैले हुए हैं। समंदर के अंदर पहली बार इंटरनेट केबल्स को कब बिछाया गया था? दोस्तों, समंदर के अंदर इंटरनेट केबल्स का एक जाल बिछाया गया है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पहली बार समंदर में केबल को कब बिछाया गया था। दोस्तों, कुछ रिपोर्टर्स की माने तो 1850 में पहली बार इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समंदर के भीतर इन केबल्स को बिछाया गया था। दुनिया भर के लोगों के बीच जानकारी पहुंचाने के पनडुब्बी यानी सबमरीन केबल काम आते हैं। सैटेलाइट सिस्टम के मुकाबले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी सस्ता भी माना जाता है। साथ ही इसका नेटवर्क भी काफ़ी फास्ट होता है। अब यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या समंदर के अंदर फैले इन केबल्स को किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं होता? दरअसल इन केबल्स को सबसे ज़्यादा खतरा प्राकृतिक आपदाओं से होता है। साथ ही समंदर के भीतर कई खतरनाक समुद्री जीव भी होते हैं और इनसे भी इन केबल्स को खतरा होता है। हालांकि इनसे बचने के लिए कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाई प्रेशर वाटर जेट तकनीक के ज़रिए इन केबल्स को समंदर की सतह के अंदर गाड़ दिया जाता है, जिससे कि ये केबल समुद्री जीव के संपर्क में नहीं आते और ना ही किसी तरह के सबमरीन से इनका संपर्क हो पाता है। साल 2022 में आर्कटिक महासागर में पनडुब्बी और युद्धपोत के टक्कर के बाद ब्रिटेन ने रूस को युद्ध की धमकी दी थी। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रेडकिन ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस ने पानी के भीतर महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन केबल्स, अंडर वाटर केबल्स को काटा तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि रूस ने पिछले 20 साल में पनडुब्बियों और पानी के नीचे की गतिविधियों में अभूतपूर्व इजाफा किया है, जिससे पूरी दुनिया का रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम जोखिम में पड़ सकता है। क्या होगा अगर उसे शार्क खा ले या पनडुब्बी से कट जाए? कई बार समुद्री शार्कों ने इन केबल्स को चबाने की कोशिश की है। इसके बाद केबल्स के ऊपर शार्क प्रूफ वायर रैपर लगाना शुरू किया गया। इन केबल्स को समुद्र के अंदर गहराइयों में अत्यधिक गतिविधियां करने से भी नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या एक केबल कटते ही कट जाएगा दुनिया से संपर्क? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केबल कटने की वजह से ही संपर्क कट जाए, क्योंकि कंपनियों के पास एक केबल के बदले दूसरे केबल्स का बैकअप भी रहता है। हालांकि इससे कम्युनिकेशन और इंटरनेट की स्पीड पर काफ़ी असर पड़ता है। 2016 में तमिलनाडु में आए साइक्लोन वर्दा ने समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाया था, जिससे देश के कुछ हिस्सों में एयरटेल नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी। कंपनी ने ग्राहकों को इस बारे में सूचना भेजी थी।
2013 में कुछ शरारती तैराकों ने यूरोप और अमेरिका से इजिप्ट पहुंचने वाले 4 केबल्स को काट दिया था। इससे पूरे इजिप्ट की इंटरनेट स्पीड 60% धीमी हो गई थी। केबल कहां से कटा, इसका पता लगाने के लिए रोबोट्स को भेजा जाता है। एक केबल का जीवन काल करीब 25 साल होता है। कुछ वक्त की परेशानी के बाद केबल को दुरुस्त कर लिया जाता है। समुद्र के नीचे इन केबल्स का एक बड़ा जाल बिछा है। 99% दुनिया में कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र समुद्र के नीचे बिछी कम्युनिकेशन केबल्स के जरिए ही होता है। इन केबल्स को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। अभी समुद्र के नीचे करीब 426 सबमरीन केबल्स हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इसकी फंडिंग के हिस्सेदार होते हैं। ये केबल हज़ारों किलोमीटर लंबे होते हैं और काफ़ी गहराई में नीचे बिछे होते हैं। इन्हें एक खास नाव केबल लेयर्स के जरिए समुद्र की सतह पर बिछाया जाता है। 100 से 200 किलोमीटर केबल ही आमतौर पर एक दिन में बिछाए जाते हैं। इनकी चौड़ाई 17 मिलीमीटर के आसपास होती है। सैटेलाइट सिस्टम की तुलना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डाटा ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। इनका नेटवर्क भी ज़्यादा फास्ट होता है। अब बात करते हैं इंटरनेट कैसे काम करता है। दोस्तों, इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का एक जाल है। हम जो भी सूचनाएं इंटरनेट पर सर्च करते हैं वह कहीं ना कहीं स्टोर है। सर्वर के ज़रिए यह हम तक पहुंचता है। आज वाकई दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हमसे हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर दुनिया में क्या चल रहा है हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं। और ये सब संभव हुआ है इंटरनेट के ज़रिए। हम और आप आज एक दिन भी इंटरनेट से दूर हो जाएं तो लगेगा जैसे काफ़ी कुछ छूट रहा है। दिन अधूरा अधूरा सा लगेगा। ये तो आप समझ चुके हैं कि इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का एक जाल है। हम जो भी सूचनाएं इंटरनेट पर सर्च करते हैं वह कहीं ना कहीं स्टोर है। सर्वर के ज़रिए ये हम तक पहुंचता है। दुनिया भर की इन्हीं सूचनाओं के मिलने से, सर्वर के जुड़ने से इंटरनेट बनता है। सूचनाएं जहां स्टोर रहती हैं उसे सर्वर कहा जाता है। ये 24 घंटे ऑन रहते हैं। वेब होस्टिंग कंपनियां सर्वर की सुविधा देती हैं। दुनिया भर के सर्वर फाइबर ऑप्टिक्स केबल द्वारा जुड़े होते हैं। बालों से भी पतले इन केबल्स में काफ़ी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र की क्षमता होती है। अब सवाल आता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। आप बाज़ार से कोई सामान लेते हैं तो उसकी कीमत देते हैं। उस सामान का मालिक कोई ना कोई कंपनी होती है। किसी सर्विस को लेकर भी यही चीज़ लागू होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका मालिक, ओनर ऑफ इंटरनेट कौन है? दोस्तों, BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह तो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्हें आप नेट पैक के लिए पैसे देते हैं। इंटरनेट के असली मालिक नहीं हैं ये। इंटरनेट की मालिक सरकार भी नहीं है। दरअसल यह किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, संस्था या सरकारी एजेंसी की संपत्ति नहीं है और न ही ये सीधे तौर पर इसे नियंत्रित करते हैं। इंटरनेट पर किसी अकेली संस्था या संगठन का नियंत्रण और मालिकाना हक नहीं है, बल्कि यह सामूहिक मिल्कियत की चीज़ है। जी हाँ, इंटरनेट एक विशाल और स्वतंत्र कोऑपरेशन यानी मिलकर काम करने वाले समूह की चीज़ है। कोई भी कंपनी, संस्था या सरकार अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ एजेंसी सलाह जारी कर, इसके स्टैंडर्ड्स तय कर, इसे सुचारू रखने में मदद करती हैं। W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का जिक्र कहीं आपने सुना होगा। ये इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन, स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाला समूह है। इस तरह इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है,